सबको सादर नमस्कार। लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज हम फेसबुक लाइव करने जा रहे हैं। इसमें मुद्दा जय जवान जय किसान से किसान आंदोलन तक का रहेगा। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आज इस डिजिटल मंच पर विराजमान विद्वान जन अतिथि हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और इस पैनल में परम आदरणीय श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं, जो देश के जाने माने पत्रकार, विचारक, चिंतक, लेखक और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के मीडिया सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं उनकी अनुमति लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सर की अनुमति मुझे मिले। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ डॉक्टर वीरेश राज शर्मा जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों के जानकार हैं। और हमें जानकर ये प्रसन्नता होगी कि उनका शोध कार्य सोवियत संघ की जो कश्मीर नीति है भारत पाकिस्तान को लेकर के, उस पर पीएचडी है उनका। और कई अंतर्राष्ट्रीय विषयों को वो बड़ी तीक्ष्ण और गहरी नजर से जांचते परखते हैं। और इस समय वर्तमान में जिला जेल मुरादाबाद के वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं। निरंतर पढ़ते लिखते रहते हैं, चिंतन करते हैं और तमाम मुद्दों पर वो अपनी बात बड़े तर्क संगत ढंग से रखते हैं। डॉक्टर वीरेश राज जी का इस मंच पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर चेतन आनंद जी हैं, जो मेरे बड़े ही आत्मीय कवि भाई और पत्रकार, विचारक, चिंतक, प्रकाशक, और इस समय जो डिजिटल मीडिया के दौर में देव प्रवाह प्रकाशन के पटल के माध्यम से निरंतर लाइव रहने वाले, लाइव करने वाले व्यक्तित्व के धनी चेतन आनंद जी भी बड़े पत्रकार हैं। उनको भी आज हम सुनेंगे। और मेरे साथ में डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, ये भी जेएनयू के भूतपूर्व विद्यार्थी हैं, भारतीय भाषा केंद्र के विद्यार्थी हैं और इस समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में सहायक प्रोफेसर के पद पर अध्यापनरत हैं। तो मैं इस विद्वत मंडल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की यात्रा मुगल सराय से प्रारंभ होकर के देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची थी। और उनका व्यक्तित्व एक विशद व्यक्तित्व था, बहुआयामी व्यक्तित्व था। उनके बारे में नेहरू जी से लेकर के तत्कालीन बड़े नेताओं के जो विचार हैं, उनको सुन के लगता है कि वह बहुत ही सहज, सरल, कर्मठ और राष्ट्र सेवा से ओतप्रोत व्यक्तित्व के धनी थे। 18 महीने के प्रधानमंत्री कार्यकाल में वो जितनी ख्याति प्राप्त किए, जो कार्य उन्होंने किए, वो भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय हैं। और उनका आजादी के आंदोलन में भी पूरी तरह से योगदान रहा, पूरी सक्रियता से वो जुड़े रहे। 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़े और लगभग अपने जीवन के 9 वर्ष उन्होंने विभिन्न जेलों में व्यतीत किए। तो ऐसे व्यक्तित्व को, जिसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जी की भी जन्म जयंती होती है, तो उस दिन पूरा देश लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करता है। लेकिन
देश में, देश के वातावरण में, माहौल में जो महत्व गांधी जी को मिल जाता है उस दिन, वह महत्व, वह भूमिका, वह चर्चा, वह परिचर्चा लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर के नहीं होती है। हालांकि दोनों एक दूसरे से कहीं तुलना करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व वर्तमान पीढ़ी के लिए समझना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज इस परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं और मैं डॉक्टर प्रवीण जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार इस मंच पर रखें। डॉक्टर प्रवीण जी। सबको सादर अभिवादन। मेरी आवाज आ रही है? जी। आज के इस प्रोग्राम में हम हमारे बीच जन नीति प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, और उनके जन्म जयंती के अवसर पर यह परिचर्चा है। जय जवान जय किसान और किसान आंदोलन। आज के इस परिचर्चा में हमारे वरिष्ठ पत्रकार और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अरविंद जी, मुख्य अतिथि श्री वीरेश राज जी, विशिष्ट अतिथि चेतन आनंद जी और कार्यक्रम के सूत्रधार श्री निवास त्यागी जी, और हमारे अग्रज भी हैं। हम सब एक ही संस्थान से पढ़े हैं और आप सबके बीच में अपने आप को पाकर मैं बोलूं क्या, मैं तो सुनने का ज़्यादा अधिकारी हूँ, सीखने की प्रक्रिया में हूँ। तो मैंने सर से कहा तो कहा नहीं, आपको बोलना है। बहुत दिन आपने कार्यक्रम सुना और सीखा, लेकिन अब आपका वक्त है, आपको बोलना है। मैं मूलतः इस विषय का कितना अधिकारी हूँ और कितना न्याय कर पाऊंगा यह आप सबको बताना है, लेकिन जो मेरा अनुभव है, और जैसा कि अग्रज श्रीनिवास जी ने कहा कि लाल बहादुर जी का जो अपना एक पथ है, दृष्टि है, विजन है, और 2 अक्टूबर संयोग से 2 महापुरुषों के बीच में कहीं न कहीं एक आवाज दब जाती है। संभवतः मैं अपने गांव में था तो इस बात को, क्योंकि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के से आता हूं, बिहार के ग्रामीण पृष्ठभूमि से, जहां इस तरह की परिचर्चाएं कम होती थी। जेएनयू में आने के बाद 2005 में मुझे यह पूरे देश दुनिया को देखने और समझने का एक मौका मिला था, और वहां से इंडिया गेट और बगल में लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मारक, वह क्षेत्र भी घूमने का मौका मिला और जानने को मौका मिला। अपना उसी अनुभव जो मेरा है, उस अनुभव को मैं आप सबसे साझा करना चाहूँगा। वर्तमान संदर्भ में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, क्योंकि मैं बनारस गया था तो उनके जो पैतृक गांव है, उस गांव को भी मुझे 2020 में घूमने का मौका मिला था कि किस तरह से वो खंडहर में एक तरह से कहें तब्दील है। तो यह जानकर भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का आवास या जो क्षेत्र है वह अब इस रूप में एक इतिहास के अवशेष बनने जा रहा है। खैर, यह समय की गति के साथ चलता रहता है, लेकिन जो विषय है उस विषय पर अब मैं सीधी बात करूंगा। जय जवान जय किसान, किसान आंदोलन भारत की जान। निश्चय ही यह 3 शब्द है, और 3 शब्द के बीच में पूरा मैं यह कहूं कि मानव का जो सृष्टि है, सामाजिक पर्यावरण है, गतिविधियां हैं, उस पर आश्रित है। जवान, और यह नारा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 1965 के युद्ध के बाद दिया था।
हमें उस पृष्ठभूमि को जानना समझना चाहिए कि जय जवान जय किसान क्यों कहना पड़ा। जैसे आज आप देखेंगे उसके बाद 3 मैं स्लोगन को याद करता हूं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान। ये लगातार पीढ़ी चली आ रही है और अभी वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस तरह किसानों के हित की बात की है। मैं उसी फ्रेज में तीनों सदी को मैं देखने का प्रयास करूंगा कि जवान, किसान और आज जब 21वीं सदी में हैं, 2021 में हैं, तो किसानों की क्या स्थिति है। मैं जब इस दृष्टिकोण से देखता हूं तो निश्चय ही वह जो उद्घोष है जय जवान जय किसान का पूरा अभिप्राय किसान और जवान, क्या सिर्फ यही है एक राष्ट्र की बुनियाद की, या राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के लिए, राष्ट्र की तरक्की और समृद्धि के लिए यह पहलू महत्वपूर्ण था, जिसकी ओर लाल बहादुर शास्त्री जी को ध्यान दिलाना पड़ा था। मैं इस पृष्ठभूमि को देखता हूं तो 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, उस युद्ध के बाद में जो हमारे किसानों की भूमिका थी और हमने विजय प्राप्त किया था, तो उस गौरव क्षण को एक ऐतिहासिक और जनता के बीच में बोध कराने के लिए, सभी को विजय होने का, इसलिए उनके समाधि स्थल को विजय स्थल के नाम से जाना जाता है कि उन्होंने एक विजय प्राप्त किया था। क्या सिर्फ युद्ध में विजय ही उनका लक्ष्य था या इसके अतिरिक्त कोई लक्ष्य था। जब इसके आगे हम देख रहे हैं तो हमें वैश्विक परिदृश्य को देखना पड़ता है कि वैश्विक परिदृश्य पर हम कहां थे और क्या स्थितियां थी। इस संदर्भ से हम देखें तो वह एक दौर है वैश्विक स्थिति का कि जहां पर अमेरिका जैसे देश में खाद्यान्न संकट था और खाद्यान्न संकट में उस समय की जो भी नीतियां थी, हमारे विदेश नीतियां थी, उसके तहत एक अमेरिका को खाद्यान्न आपूर्ति का आश्वासन मिला था। लाल बहादुर शास्त्री जी तत्काल चिंतित हुए कि आखिर यह कैसे संभव है, हमें तो आत्मनिर्भरता की ओर जाना है। लेकिन उनकी जो अपनी कुछ नीति रही है, राजनीतिक पहलू और का जो विविध क्षेत्र का ज्ञान था, उसका उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया और उस खाद्यान्न संकट से का जो वैश्विक एक क्षेत्र था जिसका प्रभाव भारत पर भी हो सकता है, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनना था। यदि उसी दौर में देखें तो जहां तक मुझे याद है कि हरित क्रांति का भी एक शुरुआत हुआ था इसके बाद, और किसान से लेकर पूरे देश की आत्मनिर्भरता की बात आई थी। तो यह दो पृष्ठभूमि है जो मेरी जानकारी है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय जवान और जय किसान का उद्घोष किए थे और इस दोनों के पीछे सुरक्षा, जीवन सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का सवाल था। मैं सुरक्षा की बात इसलिए कह रहा हूं कि जवान हमें अपने बाहरी शक्तियों से, जो किसी भी राष्ट्र के साथ है, हमारे देश के जो जवान है, उनका जो एक सुरक्षा कवच है हमारे प्रति। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जवान बॉर्डर पर जाग रहे होते हैं। संयोग से मुझे भी 2001 में एयरफोर्स के नौकरी मिली थी, लेकिन कुछ ऐसे संकट हुआ जहां घर वालों की इजाजत से मैं नहीं जा पाया था। मेरी दिली तमन्ना थी एयरफोर्स की नौकरी की। तो एक बोध था, मेरे दोस्त आज भी हैं, वह एक जीवन बोध का जो है कि हमारी सुरक्षा कैसी होगी। तो यह बाहरी तत्वों से सुरक्षा और देश के जीवन की सुरक्षा, यह किसान पर निर्भर करता है। किसान अन्नदाता है,
और किसान आंदोलन कोई आज का आंदोलन नहीं है, यह 1 साल से चल रहा है। लेकिन थोड़े इतिहास में यदि हम देखें तो बिहार के पृष्ठभूमि से चलकर शाहजानंद जैसे स्वामी शाहजानंद जी का जो एक आंदोलन है, बाद में विनोबा भावे जी का है, गांधी जी का है, और यह तमाम जो हमारे चिंतक रहे हैं, मैं महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में देखता हूं तो ज्योतिबा फूले जो अंग्रेजों से लगातार कृषि पर उस दौर में कि किसान कैसे आत्मनिर्भर हो, उसकी बेहतर स्थिति कैसी हो, इस पर चर्चा करते हैं। मैं मेरे पास किसान आंदोलन के जो स्वामी सहजानंद जी का एक कथन है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, और वह किसान आंदोलन के भविष्य को निर्धारित करता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। संसार में एक ओर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अपार संपत्ति है, दूसरी ओर असंख्य कमाने वाले तिल तिल कर मर रहे हैं, मगर उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते, चाहे वह यूं ही तहस नहस भले ही हो जाए। उनके कुत्ते का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कमाने वाले मनुष्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें संपत्ति का हक है तो हमें भी जीने का हक है, और यह हक उस हक से कहीं बड़ा है। भूख मौत के बंदी जागो, भूख मौत के बंदी जागो, जागो भूमंडल के दीन, न्याय चला अंधेरा मिटाने और बनाने नवीन। यह जो नवीन है, आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है, एक किसान सपूत का यह नारा था। संयोग से मैं भी किसान का बेटा हूं। बिहार के उस मैदानी इलाकों में या तो सुखाड़ है या फिर बाढ़ है, जिसके बीच में किसान का जीवन होता है, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन होता है। वह पूरे देश में है। मैं यूं कहूंगा, खासकर वर्तमान में जो अभी हवाओं है, उस फिजाओं को देखिए, समझिए कि 1 साल से किसान हमारे बीच में, ऐसा नहीं है कि शाहजानंद के आंदोलन से कम है, या जो बिरसा मुंडा था अंग्रेजों से लड़ते थे, जिनकी जमीन छिन गई थी, आदिवासियों की जमीन की समस्या किसानी से जुड़ा हुआ था। और हर दौर में किसानों की समस्या, मैं इसको इस रूप में कहूं सूत्रवाक्य में, तो 19वीं सदी में जो किसान है उसकी समस्या अलग है, 20वीं सदी में पूंजीपति है तो वहां किसानों की समस्या अलग है, और 21वीं सदी की किसानों की समस्या अलग है। लेकिन समस्या है, यह समय सापेक्ष उसका रूप बदल गया, लेकिन किसानों की समस्या का निदान नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है, इस दिशा में हम सबको बढ़ने की जरूरत है। यदि हम आज समृद्ध होना चाहते हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले आत्मनिर्भरता का उद्घोष की है। निश्चित तौर पर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, कैसे होगी, ये एक सवाल है। इसका निराकरण हम सबको, भारतवासियों को मिलजुल कर खोजना पड़ेगा, और किसान के बीच में भी जाना पड़ेगा। अन्यथा जो 1 साल से किसान आंदोलन है, उसकी वजह को भी पकड़नी होगी। अन्यथा जो किसान लोकल और ग्लोबल, हमने यह भी उद्घोष सुना, और उस लोकल और ग्लोबल के बीच में जो किसानों की समस्या है, उसको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लोकल और ग्लोबल पर वोकल होने से काम नहीं होगा। मेरा यह मानना है कि हमको प्रयास और प्रयत्न की जरूरत है। हमें अपने रणनीति में, अपने विकास में, जैसे सबका साथ सबका विकास होता है, तो सबको शामिल भी करना पड़ेगा, मैं यह मानता हूं। जैसे स्थानीय यदि समस्या मैं किसान की देखूं तो बिजली, पानी, दवा, स्वास्थ्य, ये सारी समस्या होती है। लेकिन वैश्विक स्तर पर क्या है? वैश्विक स्तर पर उनके श्रम का मूल्य है, जो उत्पादन के मूल्य है, क्या उसे उचित मिलता है? वह मुनाफा कहीं और तो नहीं जा रहा है। हमें यह चेक आउट करने की जरूरत है कि अधिक से अधिक मुनाफा कहाँ है। चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं और साहित्य के दृष्टिकोण से देखता हूं, तो मैं साहित्य में सामान्य तौर पर सभी भारत के सभी व्यक्ति जो साहित्य में रुचि नहीं रखते भी है और जो रखते भी हैं, प्रेमचंद, रेणु और श्रीलाल शुक्ल,
इस 3 रचनाकारों को यदि एक पीढ़ी के तौर पर देखें, तो हमें प्रेमचंद के प्रेमाश्रम जो किसान पर आंदोलन पर है, किसान जीवन पर आधारित है, रंगभूमि और गोदान के बीच जो किसानों की समस्या है, हमें उसको समझने की जरूरत पड़ेगी कि यह प्रेमाश्रम, रंगभूमि और फिर गोदान तक आते-आते किसान होरी महतो अचानक इस दुनिया से चला जाता है। अचानक नहीं, उसकी एक पूरी संस्थानिक रूप तैयार हुआ था और आज भी किसान जब आत्महत्याएँ कर रही है, खासकर विदर्भ या तमाम जगहों के किसानों ने 20वीं सदी में ये आत्महत्या का सवाल आया, तो ये सोचना पड़ेगा। रेणु के मैलांचल में जो गाँव के किसान हैं, उसकी अलग समस्या है। श्री लाल शुक्ल ने प्रशासनिक सेवा में थे, तो उनके जो राग दरबारी उपन्यास है, उस उपन्यास में किसानों की जो समस्या है, वो अलग है। किसानों के उत्पाद हेतु या उसके प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन की होड़ लगती है, होर्डिंग लगती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? श्री लाल शुक्ल ने इसको बहुत बेहतर ढंग से सिखाया। मैं महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में जहाँ किसान हत्या ज़्यादा करते हैं, मैं ज्योतिबा फुले का अध्ययन कर रहा था। वह उस दौर में, उस औपनिवेशिक दौर में किसान के बीमा सुरक्षा की बात करते हैं, फसल की बीमा हो, किसान के बच्चों को अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु विदेश की बात करते हैं या उसके विद्यालय की बात करते हैं और किसी क्षेत्र में ज्यादा निवेश और किसान के बच्चों की शिक्षा के लिए किसान या आज जो कृषि विज्ञान केंद्र खुल गया या कृषि विश्वविद्यालय खुला जहां किसानों के ऊपर रिसर्च होता है, उस दौर में ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ये विद्यालय होने चाहिए। तो एक फेज में प्रासंगिकता बनती चली आ रही है। मैं इसको ऐतिहासिक मूवमेंट में देख रहा हूं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो किसानों की जो स्थिति है, ऐतिहासिक भी है, सामाजिक भी है और कुछ नीति के स्तर पर भी है। हमें उस नीति को भी समझने की जरूरत है। मैं इस नीति को समझने के लिए पुनः इतिहास में जा रहा हूं और साहित्य में प्रवेश करना चाहता हूं। श्रीनिवास सर हिंदी के हैं और आप सब प्रविध विद्वान हैं। मैं 2 कवि का यहाँ कोट करूंगा कि जिससे बिहार के किसानों की स्थिति को मैं समझने का एक प्रयास करूंगा संदर्भ से। सूरदास की जो पुस्तक है और मनेचर पांडे ने इस पर किसान जीवन को लेकर काफी विस्तार से सूरदास भक्ति आंदोलन और सूरदास के काव्य में लिखा है कि राजनीति की रीत बुझत सुनत चरत बारीचर खेत। मतलब कि राजनीति की जो नीति है उसको समझिए और यह इसलिए कि बारीचर ही खेत को चर रहा है। जिस बादल से उम्मीद थी किसानों की वर्षा होगी, फसल होगा, वह बादल ही उसके खेत को चढ़ जा रहा है। यह विचार जो है कई अर्थ को, कई तरह से कई विचार को, विमर्श को हमें ध्वनित करता है कि आज जो किसानों की समस्या है, क्या प्राकृतिक समस्या ही सिर्फ है या सामाजिक है या राजनीतिक है? राजनीति की रीति को यदि हम समझें तो हमें यहाँ पर विचार करनी पड़ेगी। जो दूसरी बात मैं कह रहा था कि विद्यापति के बिहार के माध्यम से, विद्यापति के दोहा है, नव नवेली दुल्हन है और बिहार की जो आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, रामविलास शर्मा ने इस पर विस्तार से लिखा है। उसके 2 पंक्ति को मैं आपके सामने रखूंगा और बिहार के किसानों की या वहां की जो आर्थिक परिस्थिति है वह आप समझ सकते हैं। शादी होता है, नव नवेली दुल्हन, अभी चौथे दिन का रीति जो है भारतीय से विवाह पद्धति में जो चौठारी होता है, बिहार में उसको चौठारी बोलते हैं, अपने यहाँ चौथा दिन होता है, वह भी पूरा नहीं हुआ है कि उस दुल्हा को प्रदेश जाना पड़ रहा है। तो कहता है कि मैं कल चला जाऊंगा। तो दुल्हन कहती है कि हमरो रंग रभस लई जेब लईबा कौन संदेश हो। अपने पति से वो संवाद करती है कि तुम अभी तो मुझे 4 दिन भी नहीं हुआ और तुम जा रहे हो प्रदेश, तो मेरे जीवन का पूरा तो रंग है वह तुम सब लेकर जा रहे हो, वहां से तुम मेरे लिए क्या लेकर आओगे? और इसका पूरा वृत्तांत देते हैं कि कहीं तुम प्रदेश में तो होकर नहीं रह जाओगे या तमाम चीजें कहीं कोई और तो नहीं। ये एक स्त्री के नजरिए से भी है और बिहार की जो आर्थिक स्थिति कि आज भी या पहले भी कभी भी कम से कम
विवाह का जो हमारा भारतीय संस्कार है या पूरे विश्व में स्त्री पुरुष के जीवन का एक संस्कार है, सौंदर्य है, उसको छोड़ के बीच में इतने जल्दी बाहर जाना, वहाँ की आर्थिक स्थिति का जायज़ा है कि बाढ़ और सुखाड़ के कारण जो वहाँ के हालात है, और आज भी आप देखिए बिहार में कोई उद्योग नहीं है, पलायन कर रहे हैं युवा। मैं अपनी ही बात कहूँ तो मुझे 22 साल हो गया बिहार से पलायन करते हुए। एक दिन मेरे पिताजी ने, जब मैं 8वीं में था, तो कहा कि मेरे साथ रहोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत होगा तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हें 2 वक़्त की रोटी दे सकता हूँ। बाद बाकी तुम्हारे पास एक लंबी ज़िंदगी है, इसके जीने के लिए तुमको सोचना पड़ेगा। और मैं 2 साल बाद मैट्रिक परीक्षा का एग्ज़ाम पास किया प्रथम श्रेणी से, और फिर मैं वहाँ से पलायन कर गया। दिल्ली, बॉम्बे फिर मेरे टीचर मिलते गए और मैं पढ़ाई के क्षेत्र में अपने टीचर के सानिध्य में रहा, और मैं जहाँ हूँ, यहाँ पर पहुँचाने में मेरे शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी है। तो ये हालात थी कि आप इसको किस रूप में देखेंगे? मैं यहाँ से अब देखता हूँ एक तीसरी बात। देखिए, जब जय जवान और जय किसान कहा या आज जय विज्ञान कहा, इसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मूल बिंदु है, वह है श्रम का। हमारे राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। दूसरा ध्येय होता है श्रममेव जयते। मैं इस चीज को आप देख रहा हूं कि वह श्रममेव जो है कितना महत्वपूर्ण है। दिन रात जवान श्रम करते हैं, तब हमारी सुरक्षा करते हैं, और हम उसके बदले में क्या देते हैं यह भी हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, उसमें भी कई स्तर है, उस पर बात की जा सकती है। जवानों की समस्या भी इन दिनों मैं देखा हूं, आप सब भी मीडिया से देखे हैं। हमें और क्या प्रावधान करने की जरूरत है, यह विचार करने की, विचार नहीं है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। किसान दिन रात मेहनत करते हैं और वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। होरी महतो की देख लीजिए, गोदान की, वो परिस्थिति आज भी है। मैं बहुत ज्यादा उसको विश्लेषित ना करूं क्योंकि अर्थशास्त्री तो हूं नहीं, लेकिन साहित्य के नाते जो अर्थशास्त्र को थोड़ी बहुत समझ प्रवीण रखता जी, हूं थोड़ा हमको समय कि का ऐसा भी क्या ध्यान रखना है, मुद्दे बहुत हैं, इसको भी हम समय का देखें। ध्यान तो रखना है, श्रम की थोड़ा ओर निवेदन है। यदि देखें तो 1965 से लेकर अभी तक का जो इतिहास है, उस इतिहास को मैं 5 मिनट और लूंगा, फिर अपनी बात खत्म कर दूंगा। और हमारे आजादी के बाद की जो परिस्थितियां और आजादी से पहले जो किसानों की परिस्थितियां रही है, हम दोनों परिस्थितियों को देखें और समझें। तो तुलनात्मक रूप में निश्चित तौर पर हमने आजादी के बाद अपने आप को विकास किया है, लेकिन कितना किया है, क्या हम अपने देश के जो अन्नदाता है उसके बारे में सोचा है? मैं इसके कुछ बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो मूल मैंने कहा कि श्रमेव जयते, यानी कि परिश्रम ही देश को महान बना सकता है या हर व्यक्ति को महान बना सकता है। तो इस परिश्रम का लाभांश जो चंद लोगों को, जिसका मैंने जिक्र किया था कि स्वामी सहजानंद के कोटेशन से, चंद लोगों के हाथ में जाता है। और आज देखिए कि किसान के जो स्थानीय समस्या से ज्यादा जो लागत मूल्य की समस्या है, वह वैश्विक समस्या है। मैं इसे वैश्विक रूप में देख रहा हूं कि जब पूरा कॉर्पोरेट जगत, पूंजीवादी जगत एक विशेष रणनीति के तहत यहाँ के रिसोर्स पर खेती करना चाहते हैं, अपना लाभांश लेना चाहते हैं, लेकिन उससे किसानों को नहीं मिलता है। और होरी महतो की जो गति होती है, वह होने की पूरी संभावना आज औद्योगिक कृषि या वैश्विक कृषि जो नीति है उसके तहत होने की संभावना है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो परिश्रम की राजनीति की रीत है, उसको भी समझने की हम सबकी जरूरत है। और इस रूप में देखेंगे तो समस्या को, जो मैं संसदीय लोकतंत्र की स्थापना के बाद यह समस्या आज भी है, क्योंकि यदि हमने किसान बीमा और फसल बीमा कराए तो यह कृषि का राष्ट्रीयकरण की भूमिका है। लेकिन राष्ट्रीयकरण की भूमिका में एक दूसरी बात, जिसकी ओर डॉक्टर अंबेडकर ने 1965 के 1965 कर रहा हूं, संसद भवन में और मुंबई प्रेसिडेंसी में इस बात को रखा था मजदूर आंदोलन के दौर में
वह हमें याद दिलाते हैं कि भाई हमने फसल बीमा ज़रूरी है और कृषि का राष्ट्रीयकरण ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि आज जो किसान एमएसपी की बात कर रहा है, यदि एमएसपी को सरकार निर्धारित कर ले, तो मैं मानूँगा कि यह कृषि का राष्ट्रीयकरण है। और इस दिशा में जो समस्याएँ हैं संसदीय लोकतंत्र में कि आज हम आज़ादी के 75 साल बाद भी किसानों की उस समस्याओं पर विचार करें जो आज़ादी से पहले थी। तो उसके कुछ पहलुओं जो मुझे लोकतंत्र के अंतर्गत समझ में आ रही है, जैसे हमने एक मनुष्य एक वोट का सिद्धांत तो स्वीकार किया, एक मनुष्य एक मूल्य का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया, जिसे सोचने की जरूरत। जैसे वन रैंक वन पेंशन की बात हुई थी, वह कितना अभी साकार हुआ मुझे नहीं पता है, इस पर सोचने की जरूरत है। जैसे सर्विस वालों के लिए नो वर्क नो पे होता है, स्वीकृत है, क्या श्रम जिसका किया है, श्रम का लाभांश उसका हमने स्वीकार किया? हम यह कहेंगे नहीं किया। जो जमीन जोते प्रवीण जी थोड़ा वही जमीन का मालिक हो, रखिए, वह निवेदन हमने है नहीं आपसे किया। तो ये कुछ ऐसे है, और किसी का राष्ट्रीयकरण दिशा में जाए तो निश्चय ही आज का जो आंदोलन है उसको भी हम समझ पाएंगे। जय जवान जय किसान। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं प्रवीण मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे ज्ञान का वर्धन करेंगे। मेरी जानकारी जितनी थी सीमाएं थी वो मैं आपको अपनी बात रखा। आपने इस मंच पर बहुत सारी बातें रखी, लेकिन इस मंच का संकट ये है कि हम अधिकतम 1 घंटे सवा घंटे लाइव रह सकते हैं, और उसमें हमारे बीच में 3 वक्ता और विराजमान हैं, तो ये बड़ी समस्या है। इसलिए आपको बार बार बोलना पड़ा, बोलते हुए व्यक्ति को टोकना। और मैं अध्यापक हूं तो जानता हूं कि अध्यापक 10-15 मिनट में तो चार्ज होता है, और वो क्लास में लेक्चर करते समय लगभग 1 घंटे बोलने का अभ्यास ही होता है। तो चीजें इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा था। कोई बात नहीं, आगे आपका कभी एकल व्याख्यान रखेंगे तो आप पूरा 1 घंटे इस मुद्दे पर अपनी बात रखिएगा, हम लोगों को अच्छा लगेगा। और आपने किसान जीवन की जो साहित्यिक कृतियों में समस्याएं हैं, चाहे वो प्रेमचंद के यहाँ, चाहे रेणु के यहाँ, या संजीव जी के यहाँ, या आज भी कई उपन्यासकार कहानीकार किसान जीवन की समस्याओं को उठा रहे हैं, उस पर किसान और साहित्य में लंबा विमर्श हो सकता है, लंबा एक बढ़िया 1 घंटे का कार्यक्रम हो सकता है। तो हम निकट भविष्य में इस पर चर्चा करेंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए डॉक्टर चेतन आनंद जी को आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर चेतन आनंद जी अपनी बात रखें। डॉक्टर चेतन आनंद जी। बहुत बहुत आभार डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी जी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको आपने चुना, और जितने भी आपने ये चिंतक विचारक यहाँ पर जुटाए या लेकर आए, वास्तव में अच्छा प्रयास है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और अरविंद कुमार सिंह जी आदरणीय हैं मेरे, और बड़े पत्रकार भी हैं, और राज्यसभा में बड़ी लंबी पारी आपने खेली वहां पर, और एक मीडिया से जुड़े हुए, और इनकी पुस्तक मेरे पास रखी है जिसमें इन्होंने डाक से संबंधित जितनी भी जानकारियां उसमें दी हैं, वो सारी किताब आज भी है। और मैं गाहे बगाए जब भी मौका लगता है वो किताब पढ़ता हूँ। मेरी आज भी ऑफिस में वो किताब रखी हुई है मेरी किताबों के बीच में। उनको प्रणाम करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर वीरेश जी, यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जब दासना में जेल अधीक्षक वो होते थे, मैं हिंदुस्तान अखबार में यहाँ ब्यूरो चीफ गाजियाबाद होता था, तो हमारा साबका वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन अखबारों के माध्यम से हमारे जो रिपोर्टर खबरें लाता था उससे मेरा रूबरू होता था। मदन पांचाल हमारे पास थे तब तो। और इधर डॉक्टर प्रवीण कुमार को मैं सुन रहा था, बड़ा जोश और उत्साह है उनमें अपनी बात को रखने का, और बहुत सारे उन्होंने उदाहरण जुटाए इस बात को साबित करने का, विषय को कि जय जवान जय किसान और किसान आंदोलन को ले जाने का। बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैं बात को पूरी तरह से केंद्रित रखना चाहूंगा आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी पर, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की स्मृतियां इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं पूरे दुनिया भर में कि शास्त्री जी थोड़े से कम हम याद कर पाते हैं उनको। उनके व्यक्तित्व पर, उनके आदर्शों पर हम पूरी बात
या उनके जीवन पर पूरी तरह से चर्चा नहीं कर पाते। आज इस पटल पर मुझे मौका मिला है कि यह आपने बहुत अच्छा जो विषय चुना है कि हम शास्त्री जी की बातों पर चर्चा करें। मैंने शास्त्री जी को बहुत पहले से पढ़ा और मैं जब जब भी उनके जीवन पढ़ता, उनके आदर्शों को पढ़ा, उनके कुछ किस्सों को पढ़ा, तो हमेशा महसूस किया कि 2 अक्टूबर 1904 का पैदा हुआ 5 फुट 2 इंच का इंसान इतना जीवट, इतना संघर्षों में पला, इतना संघर्षों में पला, इतना अभावों में पला कि वास्तव में वो तप के कुंदन हो गया। छोटी उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद घर में माताजी ने जैसे तैसे पाला, पढ़ाई की उन्होंने, पर पढ़ाई पूरी ढंग से नहीं कर पा रहे थे। तो आप महसूस कीजिए, एक तरफ अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश शासन था बाहर, और घर के अंदर अभाव थे, संघर्ष थे, तो घर में भी रोज खुद से लड़ना होता था, भूख से लड़ना होता था और समाज की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, और घर के बाहर ब्रिटिश शासन में भी घुटन थी। उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना उस छोटे से बालक के लिए कितना मुश्किल वाला काम था। मुझे लगता है कि बचपन से ही आंदोलन का हिस्सा तो उनका जीवन में आ गया था, संघर्ष करने का जज्बा उनके भीतर आ गया था, और कहते भी हैं कि अभावों में भाव पलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत विरले होते हैं जो अभावों में रहने के बाद भी, टूटने के बाद भी समाज को और अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे शास्त्री जी थे, जैसे तैसे पढ़ाई की, लेकिन महात्मा गांधी के आंदोलन से बहुत ज्यादा वो, खासतौर पर नमक आंदोलन जब शुरू किया था गांधी जी ने, उनसे बड़े प्रभावित थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ब्रिटिश शासन ने उच्च शिक्षण संस्थानों पर जब लगाम कसने के अपने कानून लागू करने की कोशिश की, तो उस दबाव के बीच में उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की स्नातक उपाधि प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। तब से वो शास्त्री बने और नाम के पीछे लाल बहादुर शास्त्री लगता है। थे तो वो श्रीवास्तव, लेकिन शास्त्री उनके बाद इसलिए लगता है कि उन्होंने स्नातक की डिग्री ली, वो शास्त्री थे। आंदोलन किए, बहुत आंदोलन में हिस्सा लिया, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज्यादा शामिल रहे। गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, गांधी जी के हर आंदोलन में वो साथ रहते थे। गांधी जी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। 17 वर्ष की आयु में ही, नमक जब सत्याग्रह चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तब वो, जब ब्रिटिश शासन ने जेल में उनको बंद किया, तब उनकी उम्र केवल 17 साल थी। तो नाबालिग होने की वजह से उनको जेल से रिहा कर दिया गया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी जेल में नहीं रखा गया। तो आंदोलन का हिस्सा वो शुरू से रहे। 16 साल के बाद पढ़ाई छोड़ चुके थे पूरी लगभग, और उनका मन पढ़ाई की तरफ नहीं लग रहा था, आंदोलनों की तरफ लग रहा था। गांधी जी की बताई हुई बातों से वो बड़े प्रभावित थे। वो महसूस करते थे कि गांधी जी जो अफ्रीका से आए थे, साउथ अफ्रीका से 4-5 लोग अपने साथ लेकर आए थे, पूरे देश का भ्रमण करने के बाद जो उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, हर वर्ग में एक स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का जो उन्होंने काम किया गांधी जी ने, उससे लाल बहादुर शास्त्री बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पग पग पर देखिए, जैसे जैसे बढ़ते गए, बड़े होते गए, 7 वर्षों का उनका जेल यात्रा थी, 7 वर्ष वो जेल में रहे और आंदोलनों का लगातार हिस्सा बनते रहे। धीरे धीरे जब अस्तित्व में आए, उनके काम लोगों ने सराहे, तो तब कांग्रेस 1944 में जब अस्तित्व में आई थी, तब उनको जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में सरकार में वो जो है क्या बने, पहले मंत्री जब बने थे, तब उन्होंने, जब लाठी चार्ज होता था, लाठियां चार्ज की जाती थी उन पर, तो लाठी चार्ज की बजाय उन्होंने जेट विमानों से पानी की वर्षा कराई थी, पानी की बौछार। तो इसका प्रयोग भी शास्त्री जी से शुरू होता है, जो आज तक चल रहा है। आंदोलनों में फिर उसके बाद रेल मंत्री बने, केंद्र की तरफ जब आए, केंद्र में सरकार में जब मंत्री ने बनाया गया, रेल मंत्री बने। बहुत बड़ी एक रेल हादसा हो गया। रेल हादसा होने के बाद उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन रेल मंत्री होने की वजह से अपनी पूरी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया, ये कह के नहीं कि ये अक्षम है, रेल मंत्री हैं, ये कह के कि इन्होंने मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया। तो शास्त्री जी को इसलिए भी बहुत याद किया जाता है। शास्त्री जब परिवहन मंत्री थे, तो पहली बार उन्होंने बसों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की, महिला कंडक्टर बनाया, महिला ड्राइवर महिलाओं को बनाया। आज भी महिलाएं जो बसों में इन पदों पर हैं, वो सब शास्त्री जी की देन है। गृह मंत्री बने तो भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनाई और उसको लागू किया। आज भी जो भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनी हुई है, हमारे भारत सरकार जिसको संचालित करती है, वो भी हमारे शास्त्री जी की देन थी।
पाकिस्तान गए यात्रा में, तो पाकिस्तान की तरफ जब गए थे तो वहां के जो सेनाध्यक्ष था उन्होंने इन पे तंज कस दिया था, इनकी कद काठी के हिसाब से देखते हुए कि ये क्या देश संभालेगा, क्योंकि नेहरू जी बीमार हुए थे, ये गृह मंत्री थे, तो नेहरू जी बीमार हुए, उनकी मृत्यु जब हुई तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी उस खाली पद को बनाए रखने के लिए। तो उस दौरान शास्त्री जी जब पाकिस्तान गए तो उन पर जब उन्हें हवाई जहाज से वापस आना था तब उन पे ये कह दिया गया ये 5 फुट 2 इंच का व्यक्ति कैसे देश चलाएगा, इतना हल्का फुल्का आदमी। लेकिन बड़े सरल, सहज और विनम्र स्वभाव के, व्यक्तित्व के धनी शास्त्री जी भीतर से बड़े बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत दृढ़ता थी, दृढ़ संकल्पित थे। मैं उन्हें जिद्दी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, वो जिद्दी स्वभाव के थे। एक बार जो ठान लेते थे उससे वापस पीछे कभी नहीं आते थे, बड़े जिद्दी थे। उन्होंने ये दिखाया, वापस आए जब पाकिस्तान की हरकतों पर हमेशा जब वो देखा कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान से युद्ध जीत नहीं पा रहा था। पहली बार जब उन्होंने युद्ध किया 1965 में, 1962 में हार गए थे। चाइना को की युद्ध को हारने के बाद सेना में बड़ा मनोबल गिरा हुआ था। 1965 में जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया तो सैनिकों का इतना ज्यादा शास्त्री जी ने मनोबल बढ़ाया कि हम पाकिस्तान का युद्ध जीत गए, और युद्ध ही नहीं जीते, हमने लाहौर तक पे कब्जा कर लिया, लाहौर तक पे कब्जा किया 1966 में ताशकंद में। तब जाके वहां पर एक समझौता हुआ जिसपे उन्होंने साइन किए और लाहौर को वापस पाकिस्तान को दिया। इससे बड़े वो दुखी भी थे, बहुत दुखी थे। और अपने जमाने टाइम में उन्होंने बहुत सारे और भी काम किए, अच्छे काम भी किए। जय किसान का नारा जो था, तो किसानों में कैसी चेतना थी। अमेरिका से हम पहले लाल गेहूं मंगाया करते थे, हमारे यहाँ वो उत्पादन बहुत कम होता था। लाल गेहूं जब मंगाते थे तो अमेरिका ने अपनी वो दिखाते हुए क्षमताओं को, शक्ति को, शास्त्री जी को चेतावनी दी थी कि हम आपको लाल गेहूं ना दें तो आपके यहाँ अनाज का संकट पैदा होगा। और वो अनाज का संकट पैदा हुआ क्योंकि गेहूं हमारे यहाँ आ नहीं पाया। तब शास्त्री जी ने पूरा एक चिंतन किया, एक पूरी कैबिनेट बिठाई, उनसे जब अपनी कैबिनेट, किचन कैबिनेट से विचार विमर्श हुआ, उसके बाद महसूस हुआ कि अगर हम हफ्ते में एक दिन का भोजन ना करें, सोमवार को व्रत रखें, उपवास रखें और एक समय का भोजन त्याग दें, तो शायद अन्न का संकट हमारा दूर हो सकता है। शास्त्री जी इसको, और प्रधानमंत्री कोई होता या और कोई नेता होता या और कोई मंत्री होता तो इस नियम, इस आदेश को लागू करा देता, लेकिन शास्त्री जी ने इस आदेश को लागू करने से पहले अपने घर से इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने एक दिन पहले अपने घर में अपने परिजनों को कहा था कि आज शाम को हम भोजन नहीं करेंगे, मैं देखता हूं कि हम बिना भोजन किए रह सकते हैं या नहीं। तो रात को भोजन नहीं बना, उन्हें रात का भोजन पूरे परिवार ने नहीं किया, और अगले दिन सुबह जब देखा कि बिना भोजन के भी वो रह सकते हैं, जब शास्त्री जी को विश्वास हो गया, तब उन्होंने ये आदेश पारित किया कि अब हम एक दिन का भोजन त्याग करेंगे सप्ताह में एक बार। और पूरी हमारे देश के जितने भी नागरिक थे, जनता ने उनका साथ दिया, उनकी एक आवाज का अपनी आवाज मिलाई और एक समय का उपवास रखना शुरू किया, हफ्ते में एक बार भोजन नहीं किया। तो वास्तव में देखिए हमारे यहाँ से अनाज का संकट दूर हुआ, अनाज का संकट दूर हुआ। 1965 के युद्ध के बाद हमारे जवानों का मनोबल जो बढ़ाया शास्त्री जी ने, वो भी महत्वपूर्ण था। तो बहुत सारे अभावों में रहने के बाद भी उनमें भाव थे। नाव के पैसे देने के लिए जब जेब में पैसा नहीं होता था तो वो नदी को, गंगा नदी को अपने सिर पे किताबें रख के पार किया करते थे, स्कूल जाया करते थे वहां और वहां से आया करते थे, तो सिर पे किताबें रख के आते थे। तो ऐसे थे शास्त्री जी। शादी हुई, शादी ललिता देवी जी शादी की, शादी के बाद भी उन्होंने अपने दहेज में चरखा और चरखे से बने कुछ कपड़े, बस यही लिया, इसके अलावा उन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। हमेशा नारी उत्थान की भी उन्होंने कोशिशें की, बहुत हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि वे अभावों में पले थे, वो हर वर्ग को संतुष्ट करना चाहते थे। वो बाहर की घुटन को भी सहते रहे और घर के अभावों के संघर्ष को भी सहते रहे, इसलिए शास्त्री जी अंदर से मजबूत हुए। प्रधानमंत्री रहते हुए कभी कार नहीं खरीदी, बड़ी मुश्किल से एक फिएट कार खरीदी उन्होंने, वो भी किश्तों में। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके परिवार वालों ने वो किस्तें भरी बैंक की, तब जाके वो फिएट उनकी अपनी हो पाई परिवार वालों की। मेरा सौभाग्य है कि उनकी पुत्र वधू नीरा शास्त्री बहुत अच्छी समाज सेविका हैं, तो उनके साथ मुझे एक दो कार्यक्रम अटेंड करने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला, शास्त्री जी के बारे में जानने का मौका मिला, मुझे अनिल शास्त्री जी से भी बैठ के उठ के बात करने का मौका मिला।
नीरज शास्त्री जी को एक दो कार्यक्रमों में मैंने मुख्य अतिथि बनाकर भी लाया, मेवाड़ में अपने कॉलेज में भी लेकर आया मैं। तो नीरज शास्त्री का परिवार को जो संस्कार जो शास्त्री जी में थे, मैं बताना चाह रहा हूं, वो संस्कार उन्होंने उनको भी दिए। अब रही बात जय जवान जय किसान के बाद किसान आंदोलन जो आज चल रहा है, मैं उस पे 1 मिनट का समय लूंगा कि किसान आंदोलन हमारा खत्म हो सकता है अगर किसानों का अपने सर्वोच्च सत्ताधारी प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास हो। तो जैसे शास्त्री जी ने एक बार कहा कि अन्न का संकट दूर करेंगे, लेकिन उसके लिए उपवास रखेंगे, तो किसानों का मनोबल भी बढ़ा। उन्होंने, पूरे देश ने उनकी बात मानी, तो किसानों ने भी उनकी बात मानी। अगर हमारे प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो किसानों को भी उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन जो किसान चाहते हैं उनके मर्म को भी समझने वाला हो शास्त्री जी जैसा, तो तब भी बात बन सकती है। तो ये किसान आंदोलन भी तभी जाके अपने एक चरम पर पहुंच सकता है यदि दोनों तरफ से एक दूसरे की बात पर भरोसा करना हम कोशिश करें, एक ट्रस्ट पैदा करें दोनों में। तो पहले जैसी स्थितियां हो सकती हैं, शास्त्री जी ने जैसे अपने जीवन में अनुशासन रखते हुए शुचिता रखी, उसी प्रकार से राजनीति में भी शुचिता लाए। तो ऐसे ही अगर आज भी राजनीति में शुचिता आ जाए तो वाणी में निश्चित रूप से विश्वास जागेगा, सामने वाली जनता भी अपने आका की बात मानेगी और जनता के मर्म को भी समझने वाला कोई होगा, तो ये समाधान समस्या का आराम से हो सकता है। मैं चाहता हूं कि शास्त्री जी जैसा व्यक्ति, उन जैसा व्यक्तित्व आज होना चाहिए। उन जैसा व्यक्तित्व होगा तो देश को नई दिशा मिलेगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो टूटता है ना, वो जोड़ने का काम बहुत कम करता है, लेकिन शास्त्री जी टूटे, लेकिन टूटने के बाद भी उन्होंने समाज को जोड़ा, पूरे देश को जोड़ा और हमारी सेना का, हमारे किसानों का हमेशा मनोबल ऊंचा किया। तो मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं जिससे मैं समापन करूंगा। उन्होंने कहा था कि हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, और जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। और शास्त्री जी ने भी यही काम करके दिखाया। तो मैं शास्त्री जी को पुनः नमन करता हूं और आयोजकों को, खासतौर पर श्रीनिवास जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छे विषय पर आज की परिचर्चा रखी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने शास्त्री जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर संक्षिप्त में विस्तार से प्रकाश डाला। मैं कमला चौधरी की एक कविता को शास्त्री जी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हुए डॉक्टर वीरेश राज जी को आमंत्रित करूंगा, जिसमें कमला चौधरी ने उनके बारे में लिखा है। तन छोटा सुकुमार हृदय में साहस भरा अपार, छोटे कदमों से नापा था दुर्गम पारावार, छोटे कदमों से नापा था दुर्गम पारावार, ऊंचे उठे हिमालय जैसे चकित हुआ संसार, एक इशारे से जन मन में जागा पारावार। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर हम संवाद करते हुए, बात करते हुए अपनी युवा पीढ़ी के मन में संसदीय लोकतंत्र की संभावनाओं के प्रति विश्वास पैदा कर सकते हैं कि एक मुगल सराय के ग्रामीण गरीब परिवेश में जन्मा व्यक्ति उस समय भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये सौभाग्य है कि आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, वह भी एक गरीब परिवार से यात्रा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे हैं। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, संवाद परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए, मैं डॉक्टर वीरेश राज शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करें। डॉक्टर वीरेश राज शर्मा जी। आपका माइक म्यूट है वीरेश जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है जी? जी।
हाँ, सबसे पहले मैं जननीति प्रतिष्ठान के संयोजक श्री श्रीनिवास त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो ऐसे विषय निकाल कर लाए। गांधी जी पर परिचर्चा 2 अक्टूबर को बहुत ज्यादा होती है, लगभग हर संस्थान में होती है, लेकिन जो कहते हैं कि बालू में से भी जो श्रीनिवास त्यागी जी ने निकाला है आज, उसके लिए निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देता हूं। और जो पैनल तैयार किया है उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय चेतनानंद जी, अरविंद कुमार जी, और जो ये श्रीनिवास त्यागी जी ही कर सकते हैं कि अमरकंटक की वादियों से संसद तक का सफर, राज्यसभा तक का सफर जो है, और उन्होंने इस परिचर्चा में करा दिया आज हम सब लोग। लाल बहादुर शास्त्री जी की विडंबना ये थी, जहां तक मैं समझता हूं, कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व इतना विशाल राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था कि उनको लोग उस मानक से देखते थे जो मानक लोगों के मन में प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेहरू जी की थी। उन मानकों के अनुरूप जब आप दूसरे व्यक्ति को देखेंगे तो निश्चित रूप से वहां शास्त्री जी के व्यक्तित्व, इसका अभिप्राय ये नहीं कि मैं कह रहा हूं शास्त्री का व्यक्तित्व छोटा था, इसका अभिप्राय ये था कि जब आप किसी को तुलना करेंगे, और एक लंबे समय तक एक नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की जो यात्रा थी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो शास्त्री जी से थी, ये उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले। और उनकी मृत्यु के बाद जब भी चर्चा परिचर्चा होती है तो गांधी जी, क्योंकि 2 अक्टूबर को उनकी भी जन्म जयंती, जन्म दिवस, और शास्त्री जी का भी तो ये दूसरी विडंबना उनके साथ थी। हमारे आदरणीय चेतन आनंद जी ने बहुत ज्यादा डिटेल से उनके बारे में बताया कि 2 अक्टूबर 1904 को जन्मे, मुगल सराय से जो यात्रा उन्होंने प्राप्त की, और शास्त्री की उपाधि उन्होंने प्राप्त की, उसके ऊपर नंगे पांव स्कूल जाते थे, ये सब आप लोगों ने पढ़ा। कार लोन जो पीएनबी से उनके खाते में 7,000 उनके बच्चों ने, अनिल शास्त्री जी ने जब वो छोटे थे, कॉलेज में शायद पढ़ते थे, तो कार के लिए उनसे कहा कि अब हमें कार लेना चाहिए, आप प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो उन्होंने अपने पीए से पता किया मेरे खाते में कितने पैसे हैं, कि 7,000 रुपये, और कितने की आएगी, कि 12,000 रुपये की आएगी उस समय पीए। तो 5,000 रुपये के लोन की व्यवस्था करिए। 5,000 रुपये का लोन पीएनबी से लिया, उसकी इतनी छोटी किस्तें वो बनवा पाए कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके परिजनों ने उसको भरा, ये चेतन आनंद जी ने बताया। एक दो घटनाएं जो मैंने उनके बारे में पढ़ी हैं अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान, वो मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक बार उनके बेटे सेंट कोलंबस स्कूल में विद्यार्थी थे, आजकल पीटीएम होती है, उस समय हुआ करता था रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए अभिभावकों को बुलाया जाता था। तो शास्त्री जी के पास खबर आई कि रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आपको आना है। उनको स्टूडेंट्स को कहा जाता था कि आप जो है रिपोर्ट कार्ड के लिए अपने अभिभावक को भेजें। शास्त्री जी गए और गाड़ी उन्होंने बाहर ही खड़ी कर दी। लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप गाड़ी अलाउ है आपके लिए, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आज मैं एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं आया हूँ, आज मैं एक अभिभावक के रूप में आया हूँ। ऐसे थे शास्त्री जी। रेल दुर्घटना की चर्चा आदरणीय चेतन आनंद जी ने कर दी। एक चर्चा मैं करना चाहता हूँ। 1965 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन थे, लिंडन जॉनसन जी ने BL 480 के तहत जब लाल गेहूं पर रोक लगा दी, तब इस बात के लिए उन्होंने चिंतन किया कि हम किस प्रकार आत्मनिर्भर हो सकते हैं भोजन। और वहीं से अगर वास्तव में आप किसान जय जवान या हरित क्रांति की आप अगर नींव देखें तो वहीं से पड़ती है, जब शास्त्री जी अपने किसानों को मोटिवेट करने के लिए जय जवान कहते हैं।
जय अपने सीमा पर लड़ रहे नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए जय जवान कहते हैं, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए खाद्यान्न में जय किसान कहते हैं। इन दोनों को जोड़ करके बनता है जय हिंद। वहां से ये यात्रा प्रारंभ हुई, और इसको उन्होंने, जैसा कि चेतन जी ने कहा, कि पहले स्वयं अपने परिवार में देखा कि एक दिन एक समय का भोजन हम लोग नहीं बनाएंगे। अगर इस, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा क्या ये संभव है? उन्होंने कहा हाँ संभव है, तो आप करके दिखाइए। एक दिन भोजन, एक समय भोजन नहीं बना। फिर उन्होंने देशवासियों से अपील की कि एक समय का भोजन उपवास रखें, तो अमेरिका से जितना गेहूं आता है उसके बराबर हम साल में अन्न बचा सकेंगे और आत्मनिर्भर। और दूसरी तरफ किसानों से कहा कि आप जो है अन्न को उगा, गेहूं को उगा। एक घटना मैं और सुनाना चाहता हूं। वो अगर एक कमरे में होते थे, घर में 4 कमरे होते थे, 3 कमरों की बत्तियां बंद होती थी। कुलदीप नैयर साहब ने, आप में बड़े विद्वान लोग बैठे हुए, उनके संस्मरण पढ़े होंगे। कुलदीप नैयर साहब ने एक जगह लिखा है कि एक बार मैं उनके घर में गया तो वो पूरे घर में अंधेरा, बाहर से लेकर अंदर तक। मैंने पूछा कि शास्त्री जी हैं? कि हाँ हैं। तो मैं अंदर, कहाँ है? कि मुझे ले चलिए। तो उनको अंदर, जहाँ शास्त्री जी जिस कमरे में बैठे थे उस वहां ले जाया गया। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई, आपने पूरे घर की लाइटें बंद कर रखी हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ये बिजली का बिल तो मुझे देना है, मैं अनावश्यक क्यों? ये सादगी, यहाँ से उनकी सादगी प्रतीत होती है। एक घटना, क्योंकि मैं रशियन स्टडीज का छात्र रहा हूं, जब वो ताशकंद समझौते के लिए ताशकंद में गए तो उस समय रशिया के राष्ट्राध्यक्ष कोसिगिन थे। कोसिगिन ने जब देखा कि शास्त्री जी के पास जो कोट है वो सामान्य कोट है, उस रूस की सर्दी उस कोट से नहीं बचेगी और ये बीमार हो सकता, तो उन्होंने एक शाम को एक मीटिंग के दौरान उनको एक रशियन कोट भेंट किया। और दूसरे दिन जब देखा, उन्होंने ये सोच के दिया कि ये पहने। दूसरे दिन देखा तो पूछा, शास्त्री जी लगता है कि आपने वो कोट पहना नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना सादा वाला कोट पहना, और लग रहा है आपको मेरे द्वारा दी गई गिफ्ट जो है पसंद नहीं आई। तो शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, आपकी गिफ्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे दल में एक अधिकारी ऐसे भी थे, मेरे पास तो ये कोट था, उनके पास केवल शर्ट थी, वो केवल शर्ट में थे। तो मैंने उनको, ये उनका विशाल व्यक्तित्व था। इससे पता, तो कोसिगिन कहते हैं अपने इस संस्मरण के बारे में, कोसिगिन कहते हैं कि हम केवल कम्युनिस्ट हैं, शास्त्री जी सच्चे अर्थों में सुपर कम्युनिस्ट हैं। ये उनका व्यक्तित्व दिखाता है। एक और प्रसंग है कि एक बार उनकी सरकारी गाड़ी एम्पाला उस समय चलती थी। उनके छोटे बेटे सुनील शास्त्री जी ने उस गाड़ी को ड्राइवर से बात करके शास्त्री जी को न बताते हुए 14 किलोमीटर की निजी यात्रा कर ली। और दूसरे दिन शास्त्री जी को जब पता चलता है तो वो पूछते हैं कि आप लोग वहां कैसे गए? कि गाड़ी से गए। किसकी गाड़ी से गए? सरकारी गाड़ी से। तो तुरंत आदेश देते हैं अपनी पत्नी को, ललिता जी को, कि आप जो है 14 किलोमीटर का जो खर्चा आता है वो अपने पैसों में से जमा कर दीजिए सरकारी वाले, और उस पैसे को जमा कराते। मेरा कहने का मतलब ये है, अयूब खां का थोड़ा सा प्रसंग को चेतन जी ने सुनाया हमें। अयूब खां पाकिस्तानी प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने उनका अपमान किया कराची में कि ये छोटे से आज ये किस मतलब का है, इससे क्या बात करनी, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो। लेकिन जब ताशकंद में समझौते के टेबल पर जिस तरह से उन्होंने बार्गेन की और उसके बाद जिस तरह से उनकी वहां डेथ हुई, अयूब खां ही जो है सबसे पहले उन्होंने ये कहा, हियर लाइज ए पर्सन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। ये अयूब खां का बड़ा मशहूर कोट है, हियर लाइज ए पर्सन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। और कोसिगिन एवं अयूब खान दोनों ने कंधा दिया उनकी अर्थी।
जिस व्यक्ति ने उनका माखौल उड़ाया वही ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अगर कोई सही कर सकता था, नजदीक ला सकता था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ला सकते थे। ऐसा व्यक्तित्व था उनका। ताशकंद समझौते के दौरान जब जो उनको सफलता मिली उसके बारे में अली सरदार जाफरी इसे आखिरी उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि वहीं उनका देहांत हो गया था। उन्होंने एक नज्म लिखी छोटी सी 4 लाइन की, मैं उसको सुनाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने लिखा, मनाओ जश्ने मोहब्बत की खून की बू न आ रही है, मनाओ जश्ने मोहब्बत की खून की बू न रही, बरस के खुल गए बारूद के स्याह बादल, बुझी बुझी सी है जंगों की आखिरी बिजली, महक रही है गुलाबों से ताशकंद की शाम, खुदा करे कि शबनम यूं ही बरसती रहे, खुदा करे कि शबनम यूं ही बरसती रहे, जमी हमेशा लहू के लिए तरसती रहे, जमी हमेशा लहू के लिए तरसती रहे। ये व्यक्तित्व था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसान आंदोलन के बारे में आपने देखा कि किसान आंदोलन की जो यात्रा है वो कहाँ तक पहुंची है, और निश्चित रूप से अगर हमारे राजनेता लाल बहादुर शास्त्री जैसे आदर्श स्थापित करेंगे और हमारे किसान जो कि हमारे लिए गर्व के मायने, गर्व के पैमाने तैयार करेंगे, तो निश्चित रूप से जिस तरह भारत को किसानों ने आत्मनिर्भर बनाया, उसी आंदोलन को आगे ले जाते हुए दोनों की तरफ से एक पहल होगी तो किसान आंदोलन भी सार्थक होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे पहलुओं को इस परिचर्चा में हम लोगों के समक्ष रखा, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शास्त्री जी के कई पहलुओं को इस परिचर्चा में उजागर किया। जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी के बारे में कहा था कि उच्चतम व्यक्तित्व वाले, निरंतर सजग और कठोर श्रमशील व्यक्तित्व का नाम लाल बहादुर शास्त्री था। अगर एक शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शुचिता और सादगी का नाम लाल बहादुर शास्त्री था। जिस प्रकार के व्यक्तित्व को 18 महीने देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का मौका मिला, और उस छोटे से कार्यकाल में जवानों और किसानों को जो मजबूती देने का काम उनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, उसका ही परिणाम था कि आगे 1965 में हमने पाकिस्तान को हराया, और हरित क्रांति के जो बीज पड़े उसका प्रतिफल है कि आज हम खाद्यान्न में एकदम आत्मनिर्भर हैं, और भारत निरंतर तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता रहा है। हालांकि अभी भी किसानों की समस्या, गरीबी, जहालत और देश की तमाम समस्याएं कहीं न कहीं जस की तस विराजमान हैं। परिचर्चा में काफी समय हो गया है, इसलिए मैं आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री अरविंद कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने अध्यक्षीय भाषण से हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप कितना समय दे रहे हैं मुझे? आप आराम से बोलिए सर, हम लोग सबको आपको सुनेंगे, आपने सबको सुना है। नहीं, मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट 12 मिनट में अपनी बात कह सकूं। आप आराम से रखिए सर, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर साहब ने और चेतन भाई ने और हम सब जो हमारी पूरी टीम है उसने लगभग सारे पहलुओं को अपने अपने तरीके से रखा। मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत यह है कि मैं शास्त्री जी के हजारों किस्सों को जानता हूँ। उसकी एक तो वजह ये थी कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई कर रहा था तो उनसे जुड़े हुए बहुत से लोगों के संपर्क में रहा। उनमें से
बहुगुणा जी आप जानते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी शास्त्री जी के ही प्रोडक्ट रहे हैं, उनके भी संपर्क में रहा मैं। सुनील शास्त्री जी के साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्ताना संपर्क है, इनके परिवार के और भी कई लोगों से है, और विश्वनाथ प्रताप जी से भी रहा। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा उनसे जुड़े बहुत से लोगों से रहा है, और बहुत सारे ऐसे पुराने बुजुर्ग सांसदों से रहा जो शास्त्री जी को जिन्होंने बहुत नजदीक से देखा था, और उसमें प्रोफेसर एन जी रंगा जैसे बड़े नामी व्यक्ति प्रमुख हैं, जो कि खुद किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, और बड़ा भारी नाम रहा है उनका, एन जी रंगा साहब का। तो बहुत सारी बातें हो गई, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो त्यागी जी ने जो बात कही है, राजनीति में जो एक आदर्श जिसको हम बोलते हैं, और सुचिता का अगर कोई नाम था, उसका प्रतीक कह सकते हैं हम संसदीय राजनीति में, तो मुझे लगता है कि वो प्रतीक जो है सबसे बड़ा शास्त्री जी ही थे। और वो आज भी जब होती है, जब किसान आंदोलन की आप चर्चा कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि यहाँ सबको पता है, मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं कहूंगा, लेकिन सबको पता है कि किसी व्यक्ति के नाम की जीप से जो है किसानों को रौंद दिया जाता है, और सब लोग मांग भी कर रहे हैं, विपक्ष, और उसके बाद भी लोग इस्तीफा देने के बजाय ये कहते हैं कि विपक्ष का तो काम ही इस्तीफा मांगना। और मैं उस दिन की प्रोसीडिंग मैंने पढ़ी हुई है, इसलिए बता रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा, जब दक्षिण में दुर्घटना हुई रेल की, उसमें नेहरू जी का कहना था कि भाई आप तो कोई जिम्मेदार नहीं है। शास्त्री जी का कहना था कि हाँ, प्रकट रूप में मैं भले जिम्मेदार ना हूं, लेकिन मेरे मातहत विभाग है और नैतिक रूप से मैं जिम्मेदार हूं। तो आप ये देख लीजिए कि पूरे भारत के संसदीय इतिहास में वो एक ऐसा बड़ा मील का पत्थर है कि उसने पूरे भारतीय रेल इतिहास में और रेलवे कर्मचारियों के दिलो दिमाग में ये बात बताई। और उसके बाद ये ठीक है, क्योंकि जिन दिनों शास्त्री जी रेल मंत्री थे, उनकी अपनी मजबूरियां थी, पूरी की पूरी विभाजन के बाद ही की बात है। पूरी रेल जो है एक तरह से टुकड़े टुकड़े में खंडित रेल मिली थी, उसके एकीकरण की भी समस्या थी, कई राज्य रजवाड़ों की रेलें थी, हाँ, उपकरण और साजो सामान की भी दिक्कत थी, केवल अनाज की दिक्कत नहीं थी, हमें बहुत सारी दिक्कतों से दो चार हाथ होना पड़ा। तो मैं जब रेलवे मिनिस्ट्री में एडवाइजर रहा 3 साल, मैंने शास्त्री जी के रेल बजट से जुड़े बहुत सारे पहलुओं को जाना, समझा, कोशिश की जानने की कि आखिर क्या ऐसा खास किया। तो एक कहावत है ना पुरानी की, बरगद के नीचे बरगद नहीं होता है, लेकिन शास्त्री जी ने इस कहावत को उल्टा करके दिखाया है और ये बताया है कि बरगद के नीचे भी बरगद हो सकता है। आप ये देख लीजिए, गांधी जैसी विशालतम काया के सामने आप उठा के कोई भी अखबार उठा करके देखे, शास्त्री को इग्नोर करने की शक्ति किसी में नहीं है आज भी। ठीक है, गांधी जी जैसी चर्चा उनकी नहीं होती होगी, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि ऐसे विराट व्यक्तित्व के दिन जब जिन लोगों के जन्मदिन होते हैं, तो उनकी कभी चर्चा भी नहीं होती है। अगर बहुत सारे ऐसे आते हैं तो वो है। और डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही बिजली को लेकर के, और चेतन जी ने भी कहा था, एक बार उनका बिजली का बिल ज्यादा आ गया और वो देने की स्थिति में नहीं थी। उसकी वजह क्या थी कि एक गेस्ट आया उनका जो कि हीटर जलाता था, तो हीटर जलाने के नाते बिल ज्यादा आ गया। तो शास्त्री जी ने हाउस के अंदर इस बात को बताया कि मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ गया था, इस नाते में भर नहीं पाया। आप सोच लीजिए, सार्वजनिक जीवन में इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप बता रहे हो जो है मैंने, भाई आप इलेक्टेड लोगों को, जनता को बता रहे हो भारत के कि ऐसा हो गया और मैं कोशिश करूंगा जो है। और उन्होंने उसके व्यक्ति का उदाहरण भी दिया कि इसने हीटर जला दिया था जो है और ऐसा हुआ है। अब बात आती है कि देखिए, शास्त्री जी ने 1921 में लाला लाजपत राय की जो संस्था थी लोक सेवा मंडल, उससे जुड़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो उनके व्यक्तित्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी आभा को निखारने का काम किया। उसमें महान लोग थे जो भारत रत्न रहे, राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और इलाहाबाद में बहुत सारे लोग। तो ठीक है, बनारस उनके जीवन के संघर्षों की शुरुआत का समय रहा, लेकिन उनकी जो
काया का जो विस्तार हुआ है वो इलाहाबाद से हुआ। और इसके बाद जो है जब वो संसदीय जीवन में जिस व्यक्ति की छाप पड़ी, वो छाप किसकी थी? उनकी छाप थी सबसे पहली गोविंद बल्लभ पंत की। सामान्यतः जब हम लोग चर्चा करते तो इस बात को ध्यान नहीं देते। और पंत जी कितने कठोर मुख्यमंत्री थे इस बात का पंत जी के संसदीय सचिव के तौर पर जो अपनी राजनीति की एबीसी शास्त्री जी ने सीखी। और मैंने चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य पर थोड़ा विशेष अध्ययन किया है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर एक किताब लिखना चाहता था और काफी कुछ काम कर चुका हूँ। तो एक बार पंत जी के मुख्यमंत्री काल में, जबकि शास्त्री जी उनके संसदीय सचिव की जो आज भूमिका है उस समय वो थी उनकी, और उनके संसदीय सचिव में चरण सिंह भी रह चुके थे। तो एक बैठक उनके घर पर हुई पंत जी के, और उस बैठक में क्या हुआ कि सामान्यतः पंत जी चाय ही मंगाते थे। उस दिन जो है समोसा और रसगुल्ला भी आ गया। तो पंत जी ने देखा कि ये सब आया हुआ है। बाद में जब मीटिंग खत्म हो गई और बिल, उन्होंने एक नियम बना रखा था, बिल को साइन करेंगे खुद। यानी आज तो आप सोच भी नहीं सकते कौन साइन करता है बिल। जो है आप बिल सोच लीजिए कि कितना छोटे ओहदे का आदमी जो है नीचे साइन करता है आजकल मुख्यमंत्रियों के दफ्तर में या मंत्रियों के दफ्तर में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बिल आया, पंत जी के पास आया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो इसमें से समोसा और रसगुल्ला है, ये तो सरकारी बिल नहीं हुआ, ये तो मेरे उससे काटो इसको। तो कोई जो अधिकारी थे उन्होंने कहा एक बार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा सरकार में अपवाद यही बनता है, एक बार होने के बाद में अपवाद बनता है। बोले नहीं, चाय का बिल रहेगा और ये जो समोसा और जो इसका गुलाब जामुन का जो रसगुल्ले का बिल है ये मेरे खाते से भुगतान होगा। तो ये जो सार्वजनिक जीवन में जनता के टैक्स के पैसे का जो व्यक्ति, तो शास्त्री जी ने सीखा, राजनीति को सीखा वहां से था। और राह पर किसके चल रहे थे? गांधी जी की राह पर चले। शास्त्री जी के पूरे जीवन और सादगी को अगर आप व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो जो है उनका जो पूरा व्यक्तित्व था वो गांधी जी से ओतप्रोत था, क्योंकि वो उनका बहुत सारे हजारों किस्से कहानियां अगर आप देखेंगे तो जब वो रेल मंत्री बने, नेट की प्रॉब्लम। हाँ, नेट कनेक्शन की वजह से हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए सर। अभी आएंगे। हाँ हाँ, आ गए। तो रेल मंत्री के तौर पर आप ये देख लीजिए कि जो काम शास्त्री जी ने किया वो कोई और नहीं कर पाया। क्या काम? गांधी जी को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा कि तीसरे दर्जे के रेल यात्रियों की पीड़ा के बारे में जितना कुछ गांधी ने लिखा है भारत में किसी और ने नहीं लिखा है। शास्त्री जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय रेल में तीसरे दर्जे को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया जो, और उसके बाद जो सीटें बनी हैं वो बड़ी सुविधाजनक सीटें बनी। और वही नहीं काम किया, पहली बार रेलवे का जो बजट आया वो हिंदी में शास्त्री जी ने रखवाया। हिंदी की बातें हो रही थी जो है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हिंदी में। तो बातें बहुत सारी हैं और उन्होंने ये साबित किया शास्त्री जी ने कि मेरे पास भी बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, इसलिए जब ज्यादा होते हैं तो आदमी कंफ्यूज होता है। अब शास्त्री जी भारत के जो है न केवल स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में थे बल्कि राष्ट्र निर्माता थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के सरदार पटेल से लेकर जितने बड़े लोग रहे उनके बड़े प्रिय लोगों में थे, इसलिए कि बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करते थे और बहुत छोटे से होते में इलाहाबाद के जिला कांग्रेस कमेटी से काम शुरू किया था उन्होंने। ऐसा नहीं था कि अचानक राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के बन गए थे। और इस नाते आप ये देख लीजिए, शास्त्री जी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे तो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहाँ लगाया? विनोबा जी के भूदान यज्ञ में पूरे सक्रियता के साथ लगा दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है और इसमें आप सब लोग लगिए। जो ऐसे नहीं, विनोबा जी के साथ इतने लोग, जो लाखों लोग जुड़ गए थे, अचानक ऐसे नहीं जुड़ गए। उस आदमी के पास एक विजन था और उस व्यक्ति ने जहां जो मौका मिला, जब प्रधानमंत्री बने वो, अब क्यों हरित क्रांति की बुनियाद उन्होंने रखी है, बात कही जाती। देखिए, मैंने उन सारे कागजों का अध्ययन किया और ये पाया है कि पहले
कृषि मंत्री बने कौन? राजेंद्र बाबू। भारत के पहले जो कृषि मंत्री हैं अंतरिम सरकार के, वो राजेंद्र बाबू बने। राजेंद्र बाबू से लेकर के और जगजीवन बाबू तक की जो मुख्य चिंता का केंद्र रहा, और जवाहरलाल नेहरू से लेकर और शास्त्री जी तक चिंता का जो केंद्र रहा, जो कागज पत्र में दिखा मिलता, संसद में मिलता है, कि भारत में खाद्य मामले की जो स्थिति है लगातार सरकारों की चिंता का विषय रहा, और खाद्य मामले में कैसे आत्मनिर्भरता लाई जाए, उसके लिए क्या क्या रास्ते अडॉप्ट किए जा सकते हैं, वो सारा इन्होंने किया। और लोगों को नहीं पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर पर, जो आज भी अभी मतलब उनका स्मारक के तौर पर है, बाद में अभी प्रधानमंत्रियों का स्मारक बनेगा, वहां बाकायदा गेहूं की बुआई जो है इंदिरा गांधी ने उस समय की, जब शास्त्री जी ने नारा दिया था खाद्य आत्मनिर्भरता का। और शास्त्री जी ने खुद अपने मकान, यानी जिसका उस समय नाम 10 जनपद था, उसमें गेहूं की बुआई करवाई, जहां अपने उसमें, और उसकी गेहूं की कटाई जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता जी ने की, और उसकी बाकायदा तस्वीरें अखबारों में छपी। और कुलदीप नैयर जी का मैं नाम लेना भूल गया, उनके सानिध्य में मैं भी रहा, और मुझे पहले जो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला, तो उसमें कुलदीप नैयर जी और आदरणीय अमृतलाल नागर जी के हाथों मिला। तो मेरा संयोग से 1986-87 से कुलदीप नैयर जी के साथ साबका हुआ, तो चूंकि वो उनके सूचना अधिकारी रह चुके थे, बहुत सारे किस्से कहानियां उन्होंने भी बहुत सारे बताए, जो कि नीति रीत से और उससे जुड़े हुए थे। तो वहां से लेकर के भाषा आंदोलन, रेल मंत्री के तौर पर, होम मिनिस्टर के तौर पर, और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि रेलों में खादी का उपयोग और ग्रामोद्योग का उपयोग कैसे हो, इसके लिए बाकायदा एक ब्लूप्रिंट, एक बहुत मजबूत बनाया उन्होंने। बातें बहुत सारी हैं और बातें ऐसी हैं जो खत्म ना हो, लेकिन शास्त्री जी ने जो आखिरी बात ये कहूंगा कि शास्त्री जी ने, जब हम लोग चीन से हारे तो पूरी फौज का मनोबल गिर गया था। उसके बाद पूरे सरकार का और भारत के नागरिकों का पूरा ये था कि हमारी फौज मजबूत होनी चाहिए, और वो फौज मजबूत हुई। और शास्त्री जी का जो बुलंद इरादा था, उस बुलंद इरादे ने लाहौर तक जाकर के पूरे देश के अंदर एक अलग आत्मविश्वास ये जगाया कि अब हम किसी से कमजोर नहीं, कोई आके हमसे लड़ ले। क्योंकि पंडित नेहरू तो उनकी प्राथमिकताएं अलग थी, उनकी प्राथमिकताओं में बहुत सारी दूसरी चीजें थी। उनको भरोसा ही नहीं था कि एक नया नवोदित राष्ट्र, उस पर कोई इस तरह से हमला करके और पीठ में छुरी घोंपेगा, ऐसा राष्ट्र जिसके स्वाधीनता के आंदोलन में जो है खुद डॉक्टर कोटनीस से लेकर तमाम कांग्रेस के लोग जो है मारे गए थे। खुद नेहरू ने भेजा था उनको कि आप जाइए और जाके इनकी मदद करिए, जो उनको नहीं भरोसा था ये सब चीजें। लेकिन ये जो धोखा हुआ, तो शास्त्री जी ने फौज नहीं, पूरे देश का मनोबल ऊंचा किया। और फिर दूसरा जो काम किया कि एक नीतिगत तौर पर हमारे यहाँ बड़ी कमजोरी थी कि क्या मैक्सिको से जो गेहूं के उन्नत बीज है मंगाए जाए या नहीं। वैज्ञानिकों की आम राय थी कि नहीं मंगाए जाने चाहिए, जो है पता नहीं क्या उसका नुकसान हो, ये हो। शास्त्री जी ने एक नीतिगत फैसला लिया, बोला नुकसान तो वैसे ही हो रहा है, जो तो आप मंगाइए। तो आप ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति की बीज बोने का जो एक तरह से राजनीतिक इच्छाशीलता, वो शास्त्री जी ने अपने कलम से जो है की, और आगे चल करके उस काम को इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जो है, जब उनकी इसी चीज को जब एक सफलता के मुकाम पर आया, और संसद में जगजीवन बाबू जब कृषि मंत्री रहने के दौरान उन्होंने ये कहा कि हमने वो मंजिल हासिल कर ली है, तो पक्ष या विपक्ष का जो भी आदमी रहा होगा, यानी हमको कटोरा लेकर के कहीं नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और आज जो है, जो आखिर बात ये कहूंगा, आज जब हम लोग खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं है, हम दुनिया को देने की स्थिति में, सब चीज है, चीनी से लेकर हर चीज हमारे पास है। तो आज बहुत सारी ताकतें ऐसी है जो कि हमारे अनाज भंडारों पर जो है निगाह गड़ाए हुए है। और जब इस लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखें कि ये आंदोलन केवल 3 मांगों या 4 मांगों को लेकर के नहीं है। अब जो धीरे धीरे करके बहुत सारे पक्ष इसमें जुड़ रहे हैं, अब इसको जरूरत है कि बहुत ही, क्योंकि देखिए क्या है कि 10 महीना 11 महीने का आंदोलन बहुत होता है। अब चंपारण भी क्रॉस कर गया, जहां गांधी जी ने अपने जीवन के आंदोलन के काल का सबसे लंबा समय रहे। तो मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को जो 8 महीना 11-12 दिन से ज्यादा वार्ताएं बंद ठप पड़ी हैं, अब उसको निकाल के एक सम्मानजनक रास्ता निकाल लेना चाहिए, ताकि किसानों के, किसान परिवारों के दिलो दिमाग में ये बात ना जाए
कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि शास्त्री जी को और गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं यही बात खत्म करते हुए कहूंगा कि बहुत अच्छी परिचर्चा रही और आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से बिंदुओं को रखा है और उस नायक को याद किया है जो स्वाधीनता आंदोलन के साथ भारत के राष्ट्र निर्माण में इतना बड़ा योगदान है कि अगर हम महीनों उस व्यक्ति की जो है कामों की चर्चा करते रहे तो कम पड़ेगा। बहुत आभार, धन्यवाद। और मैंने शायद ज्यादा समय मैंने उससे ले लिया हो तो मैं माफी चाहूंगा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से कई अनछुए पहलुओं को, जिनके बारे में सामान्यतया लोगों को जानकारी नहीं होती है, उनको उजागर किया और अध्यक्षी आशीर्वाद देकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और इस मंच पर आए सभी वक्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज की जो चर्चा है काफ़ी रोचक, प्रासंगिक और नई युवा पीढ़ी को शास्त्री जी के व्यक्तित्व के बारे में समझने के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। और हम निरंतर इन तमाम मुद्दों पर जो देश की युवा पीढ़ी के लिए, देश के लिए आवश्यक हैं, उनको इस मंच के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। और मैं अपनी बात शास्त्री जी के कथन के साथ समाप्त करूंगा और इस कार्यक्रम का अंत करूंगा, जो उन्होंने 1964 में 15 नवंबर को बजाज ग्राम राजस्थान में कही थी। और वह स्थितियां लगभग आज जैसी हैं। वो 1964 में कह रहे थे कि अभी भारत किस रूप में है और कैसे उसको बढ़ना है। एक तरफ दिल्ली की बिजली, दिल्ली के सड़क, नई दिल्ली की इमारत, मकान, बंगले, मोटर, दूसरी तरफ यह बजाज ग्राम, ये सीकर के आसपास के गांव और काशी का बास, ये भी गांव हैं जहां सड़कों की कमी, जहां रोशनी की कमी, जहां पानी की कमी और जहां खेतों की तरक्की देने का, उन्नति करने का अवसर कम, मौका कम। यह एक खाई है बीच में, जैसे गड्ढा है जिसको भरना है, जिसको पूरा करना है। ये जो गांधी जी के स्वप्न को, नेहरू जी के स्वप्न को लाल बहादुर शास्त्री जी देख रहे थे, पूरा करना चाह रहे थे, मैं समझता हूं वह स्वप्न अभी भी अधूरा है। और उस अधूरे स्वप्न को हम लोग अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखें, इसी कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आगे कभी मौका मिले तो पुनः जुड़ने का मुझे आशीर्वाद दें और पुनः किसी मुद्दे पर जननीति प्रतिष्ठान के साथ जुड़ें। तो मैं समझता हूं कि हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सब लोगों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।